लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एंड्रेस ने हर जगह पे तबाही मचा के रखी है। फिर आगे हमें ब्रेनन को दिखाते हैं जो कि टीवी में ये सब तबाही देख रहा होता है। ब्रेनन हार मान चुका था, उसने बहुत ज्यादा शराब पी के रखी थी। वो कहता है हंटर्स, एजेंट्स, रिपोर्टर्स, अब तक वो सब मारे गए होंगे। ब्रेनन मन में कहता है वहाँ सैकड़ों ड्रैगन्स थे और उनके पीछे जायंट्स की लहर और बीस्ट थे। ये ह्यूमंस के बीच में आने वाली सबसे बड़ी तबाही है। वो सब मर गए हैं, अब सब खत्म हो जाएगा। उन बीस्ट को अमेरिका में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं समझा कि संजनू हमें गेट से जितना दूर जा सके उतना दूर जाने के लिए क्यों कह रहा था। अब इस दुनिया का कुछ नहीं हो सकता। हाँ ये सच है, यही अंत है। तभी हम देखते कि जिनो यहाँ पे आ जाता है। जिनो को अचानक से देख के ब्रेनन थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। जिनो ब्रेनन से कहता है ऐसे अचानक से आने के लिए मुझे माफ कीजिए, पर कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। रोइंग स्टोन, प्लीज मुझे वो रोइंग स्टोन दीजिए जो कामिश ने पीछे छोड़ा था। ब्रेनन बहुत ही ज्यादा नशे में था। ये सुन के वो कहता है पर मिस्टर संग, जैसे कि आप जानते हैं फेडरल ब्यूरो रोइंग स्टोन को संभालता है। तभी ब्रेनन अपने आप को संभालता है और मन में कहता है आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ। फेडरल ब्यूरो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर पूरा देश मिट्टी में मिलने वाला है तो उसे रोइंग स्टोन का क्या मतलब है। आगे ब्रेनन जिनो से कहता है मिस्टर संग मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पी के रखी है। मैं आपको रोइंग स्टोन देता हूँ, लेकिन आपको उसकी जरूरत क्यों है। जिनो ब्रेनन को बताता है मैं उसे काउंटर अटैक करने के लिए यूज करने वाला हूँ। हम देखते कि ये दोनों रोइंग स्टोन की तरफ आने लगते हैं। जिनो ब्रेनन को सब कुछ बता देता है। आगे हम देखते कि ये दोनों कामिश के रूम में आ जाते हैं। ब्रेनन कहता है तो उन रूलर्स ने इन बीस्ट को यहाँ पे भेजा था, तो आखिर इन बीस्ट के अंदर जो रोइंग स्टोन हमें मिलता है इनका क्या मतलब है। जिनो बताता है रूलर्स की तरफ से हमारे लिए ये गिफ्ट है। रूलर्स ने इनको इसलिए बनाया है ताकि हम बीस्ट को काफी आसानी से हरा पाए। रूलर्स चाहते हैं कि हम उन बीस्ट से हमारे खुद के दम पर फाइट करें ताकि माना इस पूरी दुनिया में फैल जाए। हम ह्यूमंस को जो दर्द मिला है वो बस उनका साइड इफेक्ट है, ना कि रूलर्स का कोई आखिरी लक्ष्य है। जब बीस्ट मर जाते हैं उनकी एबिलिटीज ऑटोमेटिकली इन रोइंग स्टोन में कैद हो जाती है। रूलर्स ने इन रोइंग स्टोन को बनाया है ताकि हम बीस्ट का शिकार कर पाए। ये सब सुन के ब्रेनन कहता है क्या उन बीस्ट को रोकने के लिए आपको बस यही चाहिए। जिनो ब्रेनन से कहता है इसका पता लगाने का बस एक ही तरीका है। वैसे क्या मैं आपको एक और फेवर मांग सकता हूँ। आगे हम मिस सेलर को देखते हैं जिन्होंने ब्रेनन को इनसे मिलवाने के लिए कहा था। मिस सेलर जिनो को देख के कहती है मैंने ऐसे समय पे किसी विजिटर की उम्मीद नहीं की थी। आगे हम देखते कि जिनो बैठ जाता है। मिस सेलर जिनो से कहती है तुम वो सेम व्यक्ति नहीं हो जिसे मैं पास्ट में जानती थी। पहले डार्कनेस तुम्हारे अंदर थी, लेकिन अब तुम खुद ही डार्कनेस हो। जिनो मिस सेलर से कहता है मिस सेलर आप जिसे जानती थी मैं वही सेम व्यक्ति हूँ, बस फर्क इतना है कि जिस डार्कनेस को आपने मेरे अंदर देखा था मैं उसके साथ एक हो गया हूँ। आपने कहा था कि आप फ्यूचर देख सकती हो, है ना? क्या मैं भी आपको मेरे फ्यूचर में देखने के लिए कह सकता हूँ? मिस सेलर पहले थोड़ी सी शांत सी रहती है, पर आगे वो जुनू से कहती है ठीक है। मिस सेलर जुनू का हाथ पकड़ लेती है और जुनू का फ्यूचर देखने लगती है। आगे हम देखते कि मिस सेलर रोने लगती है और वो जुनू से कहती है मिस्टर संग क्या तुम सच में अकेले सब कुछ अपने कंधे पे लेने वाली हो। ये सुन के जुनू मुस्कुरा रहा होता है। आगे मिस सेलर रोते हुए ही जुनू से कहती है पर कैसे एक अकेला इंसान इतने बोझ को कैसे उठा सकता है। क्या बेहतर अच्छे के लिए तुम खुद को कुर्बान करने जा रहे हो। ये सब सुनने के बाद जुनू कहता है क्या सुकून मिला, मतलब मेरा प्लान काम करेगा। ये सुन के मिस सेलर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो जुनू से कहती है तुमने सुकून कहा, कोई भी तुम्हें याद नहीं रख पाएगा, ये जंग तुम्हें अकेला कर देगी। आगे हम देखते कि जुनू यहाँ से जाने लगता है। जाते हुए वो मिस सेलर से कहता है ऐसे फेवर मांगने के लिए मुझे माफ कीजिए। मिस सेलर जुनू को रोकने की कोशिश करती है पर जुनू यहाँ से चला जाता है। आगे हम जिनो को एक टावर पे देखते हैं। वो अपने फोन को निकालता है और चाहिन को कॉल लगाता है। वो चाहिन से कहता है चाहिन ये मैं हूँ। चाहिन जिनो से कहती है जिनो क्या सच में तुम हो। जिनो चाहिन से कहता है हाँ मुझे माफ कर देना, हाल ही में मैं बिजी होने के कारण तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। चाहिन जिनो से कहती है अरे कोई बात नहीं, मैं खुद भी बिजी थी। जिनो चाहिन से कहता है वैसे हमने एक दूसरे को काफी समय से देखा नहीं, चलो जल्दी फिर से मिलते हैं। चाहिन कहती है हाँ क्यों नहीं। जिनो
जिनो तुम मुझे देखने के लिए आओगे, ठीक है? ये सुन के जिनो कहता है मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें जरूर मिलने के लिए आऊंगा। आगे हम देखते कि जिनो फोन को रख देता है। चाइन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी पीछे से जोई चाइन को आवाज देता है। इससे चाइन एकदम से पैनिक हो जाती है। जोई चाइन से कहता है अभी हमें चलना चाहिए। चाइन कहती है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आगे नरेटर हमें बताता है एशियन हंटर अलायंस, यूरोप हंटर यूनियन, अफ्रीकन गिल्ड कोलाइजन और चाइनीज इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनियन एक लॉक जैसे हंटर जंग के मैदान की ओर निकल पड़े हैं। आगे हम एंड्रेस को देखते हैं और वो कहता है मैं कब से यहीं पर हूँ। एंड्रेस अपनी पावर को यूज करके जिनो से कम्युनिकेट करता है। एंड्रेस जिनो से कहता है तुम्हारे जैसे लाखों लोग पहले से ही मर चुके हैं, आखिर कितने समय तक तुम ऐसे ही छुपे रहोगे। जिनो एंड्रेस से कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही वहाँ पर आऊंगा। आगे हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं। एंड्रेस एक तबाह बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ था। वो मन में कहता है उस दिन के बाद से वो शांत है, आखिर वो क्या करेगा। खैर कि ओस के निवासी हमारी साइड है, उनको मिलाने के बाद हमारे पास 1 करोड़ से भी ज्यादा आर्मी है। तो बस बेकार से 1 लाख सोल्जर के साथ हमसे लड़ना आत्महत्या जैसा करना होगा। शायद अर्थ के अंत तक वो भाग गया होगा। तभी हम देखते कि एंड्रेस के मुंह पे एक मिसाइल आके लगती है। आगे हम देखते कि ऊपर से एयर फाइटर एंड्रेस पे मिसाइल की बारिश कर देते हैं। हम देखते कि वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। एंड्रेस जिस बिल्डिंग पे खड़ा हुआ था वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। लेन में बैठा हुआ एक सोल्जर कहता है यहाँ से देख के कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हमने उसका काम तमाम कर दिया है। तभी हम एंड्रेस के ड्रैगन फॉर्म की एक झलक देखते हैं। वो एयरक्राफ्ट के बिल्कुल सामने आया हुआ होता है। उसे देख के सोल्जर की हालत खराब हो जाती है। हम देखते हैं कि एंड्रेस का फॉर्म बहुत ज्यादा बड़ा था। उसके सामने सारे एयरक्राफ्ट एकदम छोटे से दिखाई दे रहे थे। एंड्रेस कहता है इतना बोरिंग है ये। आगे एंड्रेस वहाँ पे एक पोर्टल को खोल देता है जिसके अंदर सारे एयरक्राफ्ट खींचे जा रहे थे और थोड़ी देर में सारे एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर आगे हम जिनो के महल को देखते हैं। जिनो अपने सिंहासन पे बैठा होता है। जिनो देखता है कि बेरू ने सिंहासन के पीछे मेरे किंग ऐसा लिखा हुआ होता है। जिनो बेरू को याद करके हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया बेरू। तभी वहाँ पे बेरू आ जाता है और वो जिनो से कहता है मेरे किंग। जिनो तुरंत बेरू से कहता है हाँ मैं जानता हूँ। बिलियन भी वहाँ पे आ जाता है और वो जिनो से कहता है मेरे लिए ये कदम बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी साइड में इग्रिस भी आ जाता है और वो कहता है मैं इस बात से सहमत हूँ। जिनो इनसे कहता है मैं जानता हूँ तुम सभी मेरे सुरक्षा के लिए चिंतित हो, पर ऐसा समय आता ही है जब तुम्हें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। एशबॉर्न को मेरा यही नेचर पसंद था, मेरी जगह पे वो होते तो क्या करते। बिलियन एशबॉर्न को याद करते हुए जिनो से कहता है अगर वो होते तो चाहे उन्हें जो करना पड़ता वो इसे रोक देते। हम देखते कि जिनो हल्का सा हंस देता है। बिलियन जिनो को देख के शौक हो जाता है क्योंकि जिनो के अंदर उसे एशबॉर्न दिखाई देता है। बिलियन मन में कहता है वो दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। हम देखते कि बिलियन भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। आगे तीनों बिलियन, इग्रिस और बेरू जिनो के सामने नील करते हैं और कहते हैं मेरे लीज हम आखिर तक आपके साथ खड़े रहेंगे। जिनो उठ जाता है और कहता है चलो ठीक है। जिनो अपने मोबाइल को निकालता है। बिलियन जिनो से कहता है मेरे लीज आपको आपके फैमिली को कांटेक्ट करना चाहिए। जिनो कहता है नहीं, अगर मैं उनकी आवाज को सुनूंगा तो शायद जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मैं आगे ना बढ़ पाऊँ। हम देखते कि जिनो अपने मोबाइल को तोड़ देता है और सभी से कहता है चलो चलते हैं। आगे हम अमेरिका में देखते हैं एक ड्रैगन एक एयरक्राफ्ट के पीछे लगा होता है। ड्रैगन एयरक्राफ्ट पे हमला कर देता है। पायलट एयरक्राफ्ट से जंप लगा के पैराशूट खोल के नीचे आ जाता है। जैसा ही वो नीचे आता है उसके सामने काफी सारे बीस्ट आ जाते हैं। तभी एक बीस्ट सोल्जर पे हमला कर देता है। सोल्जर साइड में होकर बीस्ट के हमले से बच जाता है। सोल्जर अपने साइड में पड़ी हुई एक गन को लेके बीस्ट पे हमला कर देता है, पर इससे बीस्ट को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। सोल्जर समझ जाता है कि अभी उसका कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते कि उस बीस्ट को किसी ने काट दिया होता है। आगे हम देखते कि ये जिनो होता है वो यहाँ पे आ जाता है। जिनो उस सोल्जर से कहता है यहाँ से निकलो। सोल्जर काफी ज्यादा हैरान रहता है। तभी जिनो के सामने उस पे अटैक करने के लिए काफी सारे बीस्ट आ रहे होते हैं। सोल्जर जिनो से कहता है मिस्टर संग देखिए। जिनो कमांडर ऑथोरिटी का यूज करके सभी बीस्ट को एक ही जगह पे रोक देता
आता है और उन्हें काट डालता है। जिनो कहता है जंग के अंदर ये मेरा पहला कदम है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। राइस हम देखते कि जिनो यहाँ के सारे बीस्ट को अपने शैडो सोल्जर्स में बदल देता है। आगे हम एंट्रेस को देखते हैं और वो कहता है पूरब के मोर्चे में शैडो मोनार्क दिखाई दिया है। ये सुन के योगुमोंट कहता है तो अभी उस पे पूरी तरीके से अटैक करने के बारे में क्या ख्याल है। तभी टार्नाक कहता है मैं उसके शैडो में डेड आर्मी को सेंस नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये है कि उसने अपने सोल्जर्स को सेना में बांट दिया है। एंट्रेस मन में कहता है क्या वो अकेले ही हमारे सोल्जर को एब्सॉर्ब करने के बारे में सोच रहा है। एक बात तो पक्की है कि वो आर्या पार की लड़ाई को अवॉइड कर रहा है। शैडो मोनार्क आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। आगे हम जिंजुल को देखते हैं जो कि न्यूज देख रहा होता है। रिपोर्टर बताता है जब बीस्ट से लड़ने वाले हंटर्स से कांटेक्ट टूट गया तो यूएस गवर्नमेंट ने अपने मिलिट्री को भेजा ताकि सिविलियंस को इवैक्यूएट किया जाए। ये सब देखने के बाद जिंजुल अपने मन में कहता है प्लैनेट के दूसरे साइड बहुत ही बड़ी तबाही मची हुई है। कनाडा के गिरने के बाद दुश्मन अमेरिका को तबाह करना शुरू कर चुके हैं। एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स है और फिर भी वो उन बीस्ट का शिकार हो गए हैं। ये सारी ह्यूमैनिटी बस अब एक चमत्कार के लिए प्रार्थना कर सकती है। हम देखते हैं कि जिंजुल रोने की हालत में आ जाता है। वो मन में कहता है पर किस प्रकार का चमत्कार उन मॉन्स्टर्स को रोक सकता है। हे भगवान मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज हमें त्यागना मत। आगे नरेटर हमें बताता है सैकड़ों शैडो सोल्जर्स बैटल में ज्वाइन हुए हैं। वो अपने रास्ते में जो भी आ रहा था उनको निकल जा रहे थे। धीरे धीरे जंग के मैदान में ग्रहण लगने लगा है। हम देखते कि शैडो सोल्जर बीस्ट को काफी आसानी से खत्म कर रहे होते हैं। आगे हम जिनो को देखते हैं जिसने अभी अभी एक बीस्ट को काट डाला होता है। तभी वहाँ पे एक जायंट बीस्ट जिनो पे अटैक कर देता है। वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है पर जिनो जायंट के हमले को डॉज कर दिया होता है और आगे जिनो उस जायंट के बीस्ट के पैर को काट डालता है जिससे जायंट अपने घुटने पे आ जाता है। तभी ड्रैगन शैडो जायंट पे अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि तभी आसमान से बहुत सारे ड्रैगन यहाँ पे आने लगते हैं। उन्हें देख के जिनो मन में कहता है कि डिस्ट्रक्शन की आर्मी आगे बढ़ चुकी है। खैर यह हमें ड्रैगन किंग की प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो अभी कोई कदम उठाने का प्लान कर रहा है। फिर भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास अभी भी बहुत समय बचा हुआ है और अगर वो कोई कदम उठाने में हिचकिचा रहा है तो मुझे बस उसे कदम उठाने के लिए मजबूर करना होगा। हम देखते कि ड्रैगन जिनो पे अटैक करने के लिए काफी तेजी से आ रहे होते हैं। जिनो फिर से अराइज करके अपने आसपास के सारे बीस्ट को शैडो सोल्जर्स बना लेता है। तभी वही जायंट बीस्ट जिसे ड्रैगन शैडो ने अभी खत्म किया होता है वो शैडो सोल्जर बन गया था। वो ड्रैगन्स पे हमला कर देता है। ड्रैगन अपने फायर पावर से शैडो पे हमला करता है जिससे जायंट शैडो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक ड्रैगन जिनो से कहता है तुमने ग्रेट ड्रैगन किंग से लड़ने की हिम्मत की, वो भी इन बेकार से कठपुतलियों से जो कि बस माना से बने हुए हैं। मैं उनकी ग्रेटनेस के लिए तुम्हें खत्म कर दूंगा। आगे हम देखते कि जिनो ड्रैगन शैडो पे खड़े होके ऊपर ड्रैगन के सामने आ जाता है और उससे कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। तभी हम देखते कि जिनो काफी तेजी से ड्रैगन के ऊपर आ जाता है और उसे एक ही वार में काट डालता है। फिर उसके बाद हमें एंट्रेस को दिखाते हैं और वो कहता है शैडो मोनार्क स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अब अटैक करने का समय आ गया है। ट्रांसफिगरेशन मोनार्क तुम यही रहो और शैडो आर्मी अटैक करे उसके लिए तैयार रहो। योगुमोंट कहता है ठीक है मैं समझ गया। हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे गेट्स ओपन हुए होते हैं। एंट्रेस कहता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आगे हम अमेरिका में देखते हैं उनकी मिलिट्री बीट से लड़ रही होती है। एक सोल्जर कहता है अपनी पूरी ताकत लगा के हमला करो, कम से कम हम उनके पैर पे हमला करके उनको धीमा कर सकते हैं। जब तक और बैकअप नहीं आता हमें उन पे हमला जारी रखना होगा। हम देखते कि आर्मी अपना पूरा जोर लगा रही होती है। तभी एक बीस्ट आगे आ ही जाता है और इन पे हमला करने वाला होता है पर तभी वहाँ पे आंद्रे आ जाता है और बीस्ट के मुंह पे जोरदार पंच मारता है जिससे वो बीस्ट पीछे जाके दूसरे बीस्ट पे गिरने लगता है। आंद्रे हंसते हुए कहता है ये सभी तो कॉमन बीस्ट हैं जो मैंने पहले भी डंजन में देखे हुए हैं। सारे आर्मी वाले आंद्रे को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे ये तो स्कैवेंजर गिल्ड से थॉमस आंद्रे हैं, वो यहाँ पे आए हैं। आंद्रे आगे कहता है भले ही हमारे पास संख्या कम है पर उनमें से कोई भी मेरे खिलाफ टिक नहीं सकता। तभी आंद्रे हैरान हो जाता है और वो कहता है सिर्फ एक को छोड़ के। तभी हम देखते कि यहाँ पे टार्नक आ जाता है और वो आंद्रे से कहता है वही ह्यूमन हो, वो कमजोर वेसल जो फैंग मोनार्क के हाथों से लगभग मरने वाला था। मैं किंग ऑफ मॉन्स्टर स्टील मोनार्क हूँ,
देखो, यकीनन तुम्हें पता होगा कि तुम्हें मैं पलक झपकते ही खत्म कर सकता हूँ, फिर भी क्या तुम मेरे रास्ते में खड़े रहोगे? तभी हम देखते कि आंद्रे की शैडो से जिनू की बहुत सारी शैडो आने लगती है। आंद्रे तारनाक से कहता है, खैर मुझे एक कॉम्प्लिकेटेड चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन चलो जरा मैं भी कुछ जलवा दिखाता हूँ। हम देखते कि यहाँ पे बिलियन भी होता है और तारनाक से कहता है, मॉन्स्टर किंग काफी समय हो गया मिले हुए। तारनाक इतनी सारी शैडो सोल्जर को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, ये शैडो आर्मी यहाँ पे क्या कर रही है? क्या इतने समय तक वो इस ह्यूमन के अंदर छिपी हुई थी? आगे तारनाक मन में कहता है, लगता है हमें बेवकूफ बनाया गया है, मुझे एक बार ड्रैगन किंग को ये बताना ही होगा। तभी हम देखते कि तारनाक एंट्रेस को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और वो मन में कहता है, ये क्या हो रहा है, मैं उस तक पहुँच क्यों नहीं पा रहा? तभी तारनाक पीछे देखता है। हम देखते कि पीछे टस्क ने अपने हीम ऑफ प्रोटेक्शन एबिलिटी का यूज करके रखा है। इससे टस्क अपने टारगेट या खुद के अराउंड एक शील्ड को लगा लेता है। इस शील्ड की वजह से टार्नाक का एंट्रेस से कांटेक्ट टूट गया है। ये सब टार्नाक को समझ आने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मन में कहता है, शैडो मोनार्क और उनके सोल्जर्स कभी भी ऐसी तैयारी कर नहीं सकते, ऐसी चीजें वो करते ही नहीं है। आमतौर पर वो सीधा अपने दुश्मनों पे वार करते हैं, ये पक्का ह्यूमन की स्ट्रेटेजी है। टार्नाक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, उस कमीने को मोनार्क होने का कोई अधिकार नहीं है। तभी हम देखते कि यहाँ पे बेरू आ जाता है और वो तारनाक से कहता है, तुमने जो कहा उसे वापस लो या फिर तुम्हें मेरे किंग की बेइज्जती के लिए कीमत चुकानी होगी। बेरू की बातों से तारनाक और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो बेरू से कहता है, एक बेकार से शैडो के मोनार्क के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? हम देखते कि तारनाक अपनी साइज को बढ़ा लेता है, फिर बेरू भी अपनी साइज को बड़ा करने लगता है। आगे हम जिनू को देखते हैं जो कि एंट्रेस के पास आ जाता है। एंट्रेस मन में कहता है, मैं स्टील मोनार्क से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, क्या मुझे धोखा दिया गया है या फिर ये भी तुम्हारा किया जा रहा है? हम देखते कि एंट्रेस अपने मुंह से जिनू पे अटैक कर देता है और मन में कहता है, तुम्हें मरना ही चाहिए। एंट्रेस का अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। उसके अटैक से सामने वाला पूरा एरिया राख में बदल जाता है। हम देखते कि जिनू कैसल पे उड़ के एंट्रेस के अटैक से बच गया था। जिनू अपने शैडो को समन करता है। हम देखते कि सारे शैडो सोल्जर सीधा एंट्रेस पे हमला कर देते हैं। एंट्रेस भी उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे हमें लियो को दिखाते हैं जिसने अभी अभी एक जेंट को काट डाला होता है। वो कहता है, जबकि मैं अब समुद्र पे फाइट नहीं कर रहा, इसलिए ये जेंट अब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर लियो मन में कहता है, माना की लहरें हर तरफ जा रही है, 1 लाख से भी ज्यादा हंटर्स अब यहाँ पीठ से लड़ रहे हैं जो इस कॉन्टिनेंट के हर कॉर्नर में लगातार अपीयर होते जा रहे हैं। यहाँ तक इतनी दूर से भी मैं माना को अपने बॉडी से गुजरते हुए महसूस कर पा रहा हूँ। आगे लियो जिनो और एंट्रेस की फाइट को देखता है और कहता है, लगता है उधर भी चीजें शुरू हो चुकी हैं। आगे हम एंट्रेस को देखते हैं, वो अपने सामने बहुत बड़ा ब्लास्ट करके सारी शैडो को दूर फैला देता है। एंट्रेस जिनो से कहता है, बस इतना ही है जो तुम कर सकते हो, 1000 बेकार से सोल्जर से तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। तभी हम देखते कि जिनो पोर्टल बना के यहाँ से जाने लगता है। एंट्रेस मन में कहता है, अच्छा मेरे रहते तुम भाग नहीं पाओगे। एंट्रेस भी जिनो के पीछे उसके पोर्टल में चला जाता है। हम देखते कि ये सब जिनो का ही प्लान था। जिनो एंट्रेस को वहाँ लेके आ जाता है जहाँ जिनो की शैडो टार्नाक से लड़ रही थी। जिनो ने टार्नाक की आर्मी को भी अपने शैडो सोल्जर्स बना लिया होता है। ये सब देख के एंट्रेस थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो जिनो से कहता है, अच्छा तो तुमने स्टील मोनार्क की आर्मी को भी एब्सॉर्ब कर लिया है। आगे हम देखते कि बेरू ने टार्नाक की हालत खराब करके रखी हुई है और बेलियन भी वहाँ पे एटीट्यूड के साथ खड़ा हुआ था। उन्हें देख के एंट्रेस कहता है, अपने मेन आर्मी से तुमने स्टील मोनार्क को हरा दिया और जब मैं अकेला था तुम मुझ पे अटैक करने के लिए आए। बुरा प्लान नहीं है, लेकिन शैडो मोनार्क तुमने एक चीज को नजरअंदाज कर दिया। तभी वो बिल्डिंग पे हम योगमुंड को देखते हैं जिसने यहाँ पे काफी सारे गेट्स को बना दिया होता है। एंट्रेस जिनो से कहता है, तुम्हें लगा होगा सिर्फ मैं अकेला हूँ जो तुम्हारे पीछे यहाँ आएगा, पर तुम गलत
गलत हो। मैं योगोमोंट ट्रांसफिगरेशन मोनार्क के बना हुए गेट से जितने चाहे उतने मेरे सोल्जर को समन कर सकता हो। हम देखते हैं कि गेट के अंदर से बहुत सारे ड्रैगन्स आने लगते हैं। एंट्रेस कहता है तुम्हारा प्लान बुरी तरीके से कुचला गया, तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम हार चुके हो। पर हम देखते कि जुनो हंस रहा होता है। आगे जुनो अपने सारे सोल्जर को वापस बुला लेता है। ये देख के एंड्रेस को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो जुनो से कहता है तुमने अपनी सेना को वापस क्यों बुलाया? मुझे ये मत कहो कि तुम हार मान रहे हो, अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़े नुकसान में हो। वैसे मुझे लगता है कि अगर तुम हार मान लेते हो इससे मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। हम देखते कि जुनो के ऊपर चारों तरफ से सारे ड्रैगन्स उड़ रहे होते हैं। जुनो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। एंड्रेस को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बस जुनो को देख रहा होता है। तभी जुनो कामिश के रूइन स्टोन की पावर को एक्टिवेट कर देता है और अपनी आंखें खोलता है। ये देख के एंट्रेस की हालत खराब हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो जुनो से कहता है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तुम कमीने कहीं के। आगे नरेटर हमें बताता है कामिश के रूइन स्टोन में ड्रैगन जाति की सबसे अधिक हानिकारक स्किल थी जो दोस्त और दुश्मन दोनों को असक्षम कर सकती थी। ये एक आत्मा से निकलने वाला रोर था जो ओपोनेंट को निराशा में डुबा देता है। आगे हम देखते कि जुनो इसे द फियर ऑफ ड्रैगन रोर का यूज करता है जिससे आसमान में उड़ने वाले सारे ड्रैगन पे असर होने लगता है। ड्रैगन्स कमजोर हो जाते हैं और दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। हम देखते कि इसका असर योगोमोंट पे भी हो जाता है। ये सब देख के एंड्रेस मन में कहता है ड्रैगन की बात तो ठीक है, लेकिन क्या उसने योगोमोंट को भी स्थिर कर लिया? जुनो एंड्रेस के हाथ को पकड़ लेता है और उसे कहता है मेरे साथ चलो। जुनो के ये बर्ताव को देख के एंड्रेस थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है और वो मन में कहता है क्या इसने ये सब इस मोमेंट के लिए किया है? जुनो एंड्रेस को अपने आइलैंड पे लाता है। एंड्रेस जुनो से पूछता है हम कहाँ पर हैं? जुनो एंड्रेस को बताता है हम दुनिया की दूसरी तरफ हैं। एंड्रेस जुनो से कहता है उतने सारे सोल्जर के साथ हमारे आर्या पार की लड़ाई में जीतने के चांसेस थे, पर तुम्हारा माना काफी जल्दी से खत्म होता। तुम काफी होशियार हो जो मुझे यहाँ लेके आए। आगे एंड्रेस जुनो के महल को देखते हुए उससे कहता है ये कासल तुम्हारा है? जुनो अपना मुंह बना के कहता है हाँ मेरा ही है। एंड्रेस कहता है तुम्हारे जैसे शैडो मोनार्क के लिए ये काफी छोटा है। जुनो अपने डैगर्स को निकालते हुए एंड्रेस से कहता है अच्छा तो तुम ऐसा सोचते हो, मुझे लगता है तुम्हारे मौत की स्मृति के लिए ये परफेक्ट साइज है। हम देखते कि एंड्रेस भी अपने असली फॉर्म में आने लगता है और वो जुनो से कहता है अच्छा तो ये वर्ड इस बात पे निर्भर है कि क्या मैं तब तक डटा रह सकता हूँ जब तक मेरी आर्मी मुझे ढूंढ नहीं देती। आगे हम देखते कि जुनो अपने शैडोज को समन करता है और एंड्रेस भी अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। फिर हमें मिस सेल्नर और ब्रेनन को दिखाते हैं। मिस सेल्नर कहती है युद्ध की लपटें पूरे अमेरिका में फैल रही हैं। ब्रेनन कहता है मन की अशांत लहरें भी पूरे देश में फैल रही हैं। संग जुनो ने जो कहा था वो सब सच था। ये सोचने से मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। मिस सेल्नर कहती है बस वही हमारा हंटर नहीं है, पूरे दुनिया के हंटर ने अपने आप को इस जंग में झोंक दिया है। यहाँ तक ई रैंक के हंटर भी। ई रैंक के हंटर नॉर्मल लोगों से जरा से ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनके और रेगुलर सोल्जर्स के बीच एक ही फर्क होता है, उनके आर्मर और वेपन माना से बने हुए होते हैं। तो उन्हें खुद पता है कि जंग के मैदान वो अपने हिसाब से कितनी हेल्प कर सकते हैं। सी और डी रैंक के हंटर इनसे और जरा से बेहतर होते हैं। एक ई रैंक का हंटर एक बीस्ट को हंट कर सकता है, वही डी रैंक का हंटर 3 और सी रैंक के हंटर 10। इन सब में ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ तक एक एस रैंक का हंटर भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। हाँ वो 1000 से भी ज्यादा बीस्ट को खत्म करने के कैपेबल है, पर आखिर में उनकी भी जान चली जाएगी और वो भी रात के आकाश में असंख्य तारों में शामिल हो जाएंगे। हालांकि वो सभी जब टूटे हुए तारे बन जाएंगे और उल्कापात की तरह आकाश में फैल जाएंगे तभी हम उन्हें देखना शुरू कर पाएंगे। यही भविष्य की संभावना है, ऐसे ही तो हम आशा कहते हैं। आगे हम जिंजुल को देखते हैं। एक एजेंट जिंजुल से कहता है सर हमें बताया गया है कि संग जुनो सक्सेसफुली मोनार्क को जापान से दूर अनहैबिट आइलैंड पे ले गए हैं। ये सुन के जिंजुल मन में कहता है मिस्टर संग ने एक बार मुझे एक बड़े से 10 किलोमीटर जैसे आइलैंड के बारे में बताया था जहाँ जायंट का गेट गिरने के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में माना रिलीज हुआ था। भले ही वो वहाँ अपने फुल पावर से लड़ेंगे पर डैमेज कम रहेगा, इसलिए मिस्टर संग अब तक वहाँ छुपे हुए थे। एजेंट जिंजुल से पूछता है क्या हम हमारे हंटर्स को वहाँ पे भेजे, मतलब अगर कुछ जरूरत पड़े तो। जिंजुल उसे कहता है क्या अभी सारे यस रैंक और उससे ऊपर वाले रैंक के हंटर यूएस में नहीं है? आखिर हम किसे
आइलैंड पे भेजेंगे। जुनजुल हंसने लगता है और एजेंट से कहता है शायद हमें वहाँ पे कुछ ई रैंक के हंटर को भेजना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर संग एक ई रैंक के हंटर थे? ये सुन के एजेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे जुनजुल कहता है मैं ये फैक्ट के लिए जानता हूँ, यहाँ तक एक ई रैंक का हंटर भी हीरो बन सकता है। आगे हमें जुनू की तरफ का सीन दिखाते हैं। जुनू कैसल के ऊपर था या फिर किसी और ड्रैगन के ऊपर, क्योंकि कैसल को मिला के जुनू के पास अभी 3 और ड्रैगन्स हैं। एंड्रेस अपना अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी हम देखते कि ब्रेनन अपने स्वॉर्ड को चाबी की तरह बना के एंड्रेस के मुंह को बंद कर लेता है और बाद में उसे खींचने लगता है। तभी पीछे से 2 जायंट शैडोज एंड्रेस को पकड़ लेते हैं। टस्क अपनी ग्रेविटेशनल एबिलिटी का यूज करके एंड्रेस को जमीन में और भी ज्यादा पुश करने लगता है। फिर ग्रिड और बेरू एंड्रेस के जबड़े पे बहुत ही तगड़ा वार कर देते हैं। उसके बाद पीछे से इग्रिस भी बारन की स्वॉर्ड का यूज करके एंड्रेस पे थंडर से हमला कर देता है। जिनो ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है। वो मन में कहता है लगता है हमारे हमले अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन तभी एंड्रेस कहता है क्या रोमांच है, अपने दुश्मनों को बहुत बड़ी आर्म के साथ कुचलना, इसमें तो मजा होता ही है, पर अब सिचुएशन उल्टी है, पर इनको कुचलने में भी मजा आएगा। जिनो एंड्रेस को बिल्कुल ठीक ठाक देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड्रेस अपने ट्रू पावर का यूज करने लगता है और वो जिनो से कहता है मेरे ट्रू पावर का सामना करके दिखाओ। हम देखते हैं कि एंड्रेस द ड्रैगन फियरसम रोर का यूज करता है, जिससे सारे सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगते हैं। जिनो मन में कहता है ये ड्रैगन किंग की डरावनी रोर है, ऐसी हालत में मुझे अपने सोल्जर को कमांड देने का कोई रास्ता नहीं है। जिनो अपने सारे सोल्जर्स को वापस बुला लेता है, लेकिन तभी एंड्रेस जिनो पे अटैक कर देता है। अटैक से बचने के लिए जिनो काइसल को फिर से बुला लेता है। हम देखते कि एंड्रेस के अटैक से जिनो के सामने का पूरा एरिया तबाह हो जाता है। एंड्रेस कहता है यह है मेरी असली पावर, कौन चीखे, पागलपन, खात्मा, डिस्ट्रक्शन के अवतार को ऐसे हिंसक युद्ध के लिए खुद को बलिदान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए तो इसका जन्म हुआ है। और वही मैं हूँ, द किंग ऑफ बर्सर्क ड्रैगन एंड मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड्रेस हूँ। हम देखते कि जिनो नीचे होता है। वो मन में कहता है ये लैंड किंग ऑफ चैंट के मरने के बाद माना से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये टिक नहीं पाया। यहाँ तक एक इमॉर्टल सोल्जर भी इसके एक ब्लास्ट के सामने खड़ा नहीं हो पाया। एंड्रेस जिनो से कहता है नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है शैडो मोनार्क, जब तुमने मेरे हाथ को पकड़ा था मैं उससे बहुत आसानी से छुटकारा पा सकता था, पर मैं अपने खुद की इच्छा से आया, क्योंकि मैं इम्प्रेस हुआ कि तुमने मुझे कितने दूर तक पुश किया। एक साथी मोनार्क होने के नाते मैं तुम्हारे साथ थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। मैं इसके बारे में पहले से ही पता होगा, अगर तुमने शैडो मोनार्क की मेमोरीज को देखा है तो हमारा असली दुश्मन इस लैंड पे नहीं है, वो इस आकाश के बियॉन्ड है। रूलर्स की आर्मी, उनका बस एक ही मिशन है और वो है मोनार्क का खात्मा, जो डार्कनेस से जन्मे है। और तुम भी उनके लिए कोई अपवाद नहीं हो। तुमसे छुटकारा पाने के बाद मैं उनसे लड़ने की तैयारी करने वाला था, और तुम्हारी फाइट देख के मैंने अपना मन बदल लिया। एजबॉर्न की एबिलिटी से तुम्हारी एबिलिटी अलग है, और तुम्हारे उस एबिलिटी में मैं हमारी जीत को देख पा रहा हूँ। अगर तुम अपनी फैमिली को बचाने की इच्छा रखते हो तो ऐसा ही होगा, अगर तुम अपने देश को बचाने की इच्छा रखते हो तो ऐसा ही होगा। मेरे सोल्जर्स और मैं शांति से चले जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि हम इस प्लानेट से निकल जाए तो सिर्फ इस पहाड़ के छोटे से कासल के ही नहीं, पर इस पूरे प्लानेट के मोनार्क बनो। ऐसा करने के लिए तुम पूरी तरीके से योग्य हो। हम देखते कि एंड्रेस जिनो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे कहता है तुम्हें बस मेरा हाथ पकड़ना होगा। अगर हम रूलर्स को हराने के लिए ज्वाइन हो जाएंगे तो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा देश, ये पूरा प्लानेट शांति और आजादी में रहेगा। मेरा सुझाव तुम्हें कैसा लगा शैडो मोनार्क? क्या तुम मेरे साथ खड़े होंगे? ये सब सुनने के बाद जिनो एंड्रेस से कहता है मुझे हंसाओ मत, तुम उम्मीद कर रहे हो कि मैं किसी ऐसे पे यकीन करूं जिसकी आंखों में मैं खुद के लिए खून की प्यास देख पा रहा हूं। हम देखते कि एंड्रेस जोर जोर से हंसने लगता है। जिनो भी अपने पावर्स को इंक्रीज करते हुए हंसने लगता है। फिर एंड्रेस जिनो से कहता है लगता है मैं इसे छुपा नहीं सकता।
अब मैं तुम पे कोई दया नहीं करने वाला। आने वाली फाइट के लिए तुमने अच्छे से तैयारी करके रखी हो। आगे हम देखते कि एंट्रेस अपने ट्रू फॉर्म में आते हुए जुनू को पकड़ने लगता है, पर जुनू पीछे हो जाता है और एंट्रेस से बच जाता है। जुनू कैसल को बुलाता है। एंट्रेस अपने मुंह से फायर करता है। जुनू कैसल की हेल्प से उस अटैक को डॉज कर लेता है, पर एंट्रेस घूम के जुनू की तरफ फिर से अटैक करता है। जुनू कैसल को तुरंत नीचे जाने को कहता है और एक बार फिर एंट्रेस के अटैक से जुनू बच जाता है। जुनू काफी तेजी से घूमते हुए एंट्रेस पे अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद जुनू मन में कहता है मैं उसके बॉडी पे एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं दे पाया। एंट्रेस जुनू से कहता है ऐसे अटैक से तुम मुझे सारा सा भी घाव नहीं दे सकते। जुनू कैसल से कहता है कैसल जल्दी से यहाँ से चलो। आगे हम देखते कि एंट्रेस फिर से ड्रैगन फियर रोर का यूज करता है, जिससे कैसल की हालत खराब हो जाती है। ये देख के जुनू भी पैनिक हो जाता है। आगे हम देखते कि कैसल जुनू को पकड़ लेता है और अपने आप से दूर कर देता है, और वो ऐसा क्यों करता है हमें थोड़ी देर में पता चल जाता है। हम देखते कि एंट्रेस कैसल पे अपने फायर से अटैक कर देता है। इसके वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। सब कुछ रात में बदलने के बाद एंट्रेस वहाँ देखता है और वो कहता है यकीनन तुम्हें हराने के लिए इतना काफी नहीं है। एंट्रेस जुनू पे हमला कर देता है, पर हम देखते कि जुनू एंट्रेस के ऊपर चढ़ जाता है और कमांडर अथॉरिटी का यूज करके एंट्रेस के शरीर पर एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा जोर लगा देता है। इसकी वजह से उधर की हल्की सी स्किन कट जाती है। उसे देख के जुनू मन में कहता है इसके बाहर की चमड़ी तो मैग्मा जैसी है। जुनू वहाँ पे अपने ड्रैगर से बहुत सारे अटैक करना शुरू कर देता है। तभी पीछे से जुनू पे हमला करने के लिए एंट्रेस अपना हाथ लाता है। वो जोर से जुनू पे फायर करता है, पर जुनू पहले से ही वहाँ से जंप लगा के निकल जाता है। आगे जुनू ड्रैगन शैडोज को समन करता है। इन ड्रैगन एंट्रेस को घेर लेते हैं। एक ड्रैगन एंट्रेस की गर्दन को पकड़ लेता है और दूसरे दो ड्रैगन एंट्रेस पे फायर से हमला करते हैं। जुनू ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है। वो मन में कहता है बेलियन के ड्रैगन भी अपनी ब्रेथ से इसे जला नहीं सकते। ड्रैगन किंग का डिफेंस और अटैक दोनों ही आज तक मैं जितने भी ओपोनेंट से लड़ा हूँ उनसे स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि मेरे आम तौर पे यूज करने वाले अटैक्स इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं करने वाले। मुझे कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग चाहिए, कुछ ऐसा जिससे मैं उसके लोहे जैसे मजबूत आर्मर को अपने हाथ से ही तोड़ पाऊँ। एक मिनट आर्मर। हम देखते कि जुनू के चारों तरफ डार्कनेस की पावर घूमने लगती है। एंट्रेस जुनू के सारे शैडोज को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो जुनू से कहता है तो मैं सच में लगा था तुम्हारे बेकार सोल्जर्स मुझे रोक सकते हैं। तभी जुनू की अनलिश हुई पावर को देख के एंट्रेस हद से ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो मन में कहता है ये क्या है, मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि डार्कनेस की पावर उसके आसपास जमा हो रही है। एंट्रेस जुनू से कहता है तुम इसका ही प्लान कर रहे थे। जुनू अपने मन में कहता है एक आर्मर, मैं अपने बॉडी को डार्कनेस की पावर से लपेट लूंगा और उस आर्मर को बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। ये इतना बड़ा होगा कि सभी लिविंग क्रिएचर जो इस प्लानेट पे है मुझे भी मिला के इसके तुल्य लगेंगे। हम देखते कि जुनू डार्कनेस की पावर से बहुत ही बड़ा आर्मर बनाने लगता है। ये देख के एंट्रेस की हालत खराब हो रही होती है। वो मन में कहता है ये स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन है, ये इम्पॉसिबल है। शैडो मोनार्क ओरिजिनली एक फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट में से एक था, मतलब उसके पास कोई भी छिपा हुआ फॉर्म नहीं होना चाहिए। वो ये साइज में इतना बड़ा कैसे हो रहा है? इसने डेथ की पावर को इस प्लैनेट पे तो समन नहीं किया, ये कैसे हो सकता है? डेथ की पावर को इतने आगे तक कैसे यूज कर सकता है? हम देखते कि जुनू एक नए फॉर्म में आ जाता है। वो मन में कहता है क्या ये मैं हूँ? ये शैडो मोनार्क की ट्रू पावर होगी जो एजबॉर्न ने मेरे अंदर छोड़ दिया है। मैं खतरनाक बेबुनियाद पावर को महसूस कर पा रहा हूँ जो इस मैसिव फॉर्म में अनंत रूप में उमड़ रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट